होगा। रख ली हैं तो केवल मैं मानता हूं कि एक कृषि प्रधान प्रदेश और देश के अंदर और जो हमारे अन्नदाता हैं, जो किसान हैं, उनकी 3 मूलभूत सुविधाओं की उनको आवश्यकता रहती है। पहला है कि सिंचाई की सुविधा हो, दूसरा सही दाम मिले और तीसरा सही समय पर अगर फसल का खराबा हो तो मुआवजा मिले। जहाँ तक सिंचाई की बात है, सभी हमारे नेताओं ने बात रखी कि ट्यूबवेल कनेक्शंस का क्या हाल है, आपके सामने है। 2014 के ट्यूबवेल कनेक्शन अभी तक मिले नहीं। वहीं पर दूसरा जो है, जो बारी लगती थी, पानी की बारी आती है कैनाल वाटर की, जो हुड्डा साहब के राज में, कांग्रेस के राज में हालात थे कि 16-16 दिन सही समय पर पानी मिला करता था हमारे सिरसा ज़िले के अंदर भी। आज की तारीख में जब से भाजपा की सरकार आई है, और सिरसा ज़िले का ही मैं उदाहरण ले लूँ तो एक तरीके से भेदभाव का भी शिकार रहा है। और तब से आज अगर किसी की मंगलवार को बारी होती है तो शुक्रवार शनिवार तक उसको पानी मिलता नहीं, उसकी बारियाँ जाती रहती हैं, और जब आती भी है तो पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता। और वहीं पर एक उदाहरण देना चाहूँगा, जो मांग मैं निरंतर विधानसभा में भी उठाता रहा हूँ, ये सरकार की सोच को दर्शाता है। वो कहते हैं कि हम किसान को सही मायने में हर टेल तक पानी पहुँचाना चाहते हैं। मैंने शुरुआती तौर से जब से विधायक बना हूँ, एक कालवाना खरीफ चैनल की मांग उठाई थी। घग्गर के पानी की सौगात जो कांग्रेस के राज में 2014 में हुड्डा साहब अपनी सरकार जब खत्म हुई थी, उस समय जाने से पहले मंजूर करके गए थे हमारे यहाँ पर डबाली में कालवाना खरीफ चैनल। उसका सारा सेक्शन 4, सेक्शन 6 और सारा प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसके बाद जब ये सरकार आई भाजपा की, उन्होंने भेदभाव की नीति अपनाते हुए राजनीतिक कारणों के कारण उस खरीफ चैनल को रद्द करने का भी काम किया। और जो रद्द करने का काम किया, उसके बाद कई बार इस पर गुहार लगाई गई कि भाई इसको दोबारा आपको मंजूर करना चाहिए, बनाना चाहिए, क्योंकि इससे सैकड़ों किसानों के खेतों को लाभ मिलेगा। सरकार और कृषि मंत्री कई बार विधानसभा में इसको झुठलाते रहे कि हमें पानी की कमी है। आखिरकार जब मांग को पूरा भी किया अभी हाल ही में, उन्होंने कहा कि हाँ हम एक खरीफ चैनल निकालेंगे, जहाँ पहले कहते रहे पानी की कमी है, अब कहते कि हाँ निकालेंगे। और बाद में उसका नक्शा बदल दिया गया और पता चला वो राजनीतिक कारणों के कारण नक्शे को किसी एक व्यक्ति विशेष के खेत में लेके जाने का काम कर रहे हैं। तो ये सोच है इस सरकार की, ये सिंचाई की सुविधा है इनकी। वहीं पे आपने कहा कि दामों की बात करें कि सही दाम मिलने की, मैं मानता हूँ सारी बातें आपके सामने समक्ष। क्या आज महंगाई कितनी है, जो जीएसटी लगाने के बाद लागत बढ़ाने का काम किया, मगर इसके साथ साथ जिस तरीके से गोगी जी ने भी कहा, सभी वक्ताओं ने कहा कि भाई जब आज की तारीख में जब खरीदने जाते हैं, जब आज मान लो पिछली सरसों की खरीद थी, सरकार कहती है हम एमएसपी पे खरीद करेंगे, और जब सरसों मार्केट में आनी शुरू होगी और 3 हफ्ते तक एमएसपी पे खरीद करना शुरू नहीं करती सरकार कहती है हम करेंगे, बस कागजों के अंदर उनका वायदा है। और जब किसान मंडी में लेकर जाता है फसल, सरकार कहती है अभी नहीं, अभी तो 31 तारीख के बाद शुरू करेंगे, और वहाँ 10 तारीख से किसान अपनी फसल ले जाना शुरू हो गए, तो विवश होकर वो व्यापारियों के हाथ में अपनी फसल को बेचने का काम करेगा। तो ये हालात आज इस सरकार के हैं। और तीसरा मैं मानता हूँ जो तीसरी सुविधा जो है किसान को चाहिए, वो मुआवजे की सुविधा चाहिए। और मुआवजे का एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, जो आंकड़ा सरकार ने मेरे समक्ष इस विधानसभा में भी रखा था 2020 का, केवल डबाली हल्का, मेरे हल्के का मैंने जब आंकड़ा दिया, ये आपको पूरे प्रदेश की स्थिति को बताने का काम भी करेगा। 2020 का मुआवजा मेरे हल्के का अभी तकरीबन 8400 किसानों का, फरवरी महीने में जब हमारा सेशन था फरवरी मार्च में, उस समय 8400 किसानों का 195 करोड़ का मुआवजा अभी तक बकाया था 2020 का। और ये कहते हैं कि हम तुरंत सभी किसानों को मुआवजा देने का काम करते हैं। तो तीनों चीज़ों पे जब सरकार विफल है कि पानी देने का काम नहीं कर सकती, ट्यूबवेल कनेक्शन आज की तारीख में 2014 के ट्यूबवेल कनेक्शन पूरी तरह नहीं मिले, जो आपके ड्रिप इरिगेशन के हालात देख लीजिए, 1.5 साल से अभी तक जिन लोगों ने अपने पैसे भरे हुए हैं उनको डिग्गी की सब्सिडी नहीं आई, सोलर का कनेक्शन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, उसका पैसा नहीं आ रहा। और वहीं पर आपके हालात हैं कि जो आपको पैसा मिलना चाहिए, जितनी आमदनी, दुगनी आमदनी करने के बाद तो अलग बात है, एमएसपी जो है केवल कागजों में रह गई है, मुआवजा सही समय पे आपको मिलता नहीं। और अगर उसकी जो आप कह रहे थे जैसे पोर्टल की बात है, वो पोर्टल 3 दिन चलाते हैं, वो 3 दिन के अंदर भी वो कोई व्यक्ति जाकर उस पर अपने आप को रजिस्टर नहीं कर पाता। तो सरकार की कथनी और करनी में साफ आपको अंतर दिखाई देता है। और ये किसान हितैषी सरकार किसी मायनों में, मैं 9 साल में तो ये नहीं कहूँगा, पूंजीपतियों की हो सकती है और किसी वर्ग की हो सकती है, किसानों की सरकार 9 सालों में नहीं। 82,000 रुपया कर्जा है।
ये 1,82,000 एक किसान परिवार पर कर्जा, एवरेज परिवार पे, एक किसान परिवार पे 1,00,000। टोटल जो है देश में जो है ना 16,80,000 करोड़ है। 80 हरियाणा पर 80,000 रुपये, 79,000 करोड़ रुपए हरियाणा पर कर्जा है। हाँ, सब हेलो 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 थोड़ा सा सब ये सरकार बड़े बड़े वादे बड़े बड़ी बातें करती है, अब तो आप लोग भी समझते होंगे ना, लेकिन ये अपने एक भी वादे पे कभी खड़ा नहीं। इन्होंने कहा था कि हम लोग 22 तक किसान की आय दोगुनी कर देंगे। आज क्या किसान की आय का तो पूरा हिसाब किताब है, लेकिन उनके खर्चों का, इनकम का तो रखते हैं, लेकिन जो खर्चे होते हैं उनका नहीं करते। आज डीजल पेट्रोल कहाँ है? किसान की ये खाद कितना महंगा हो चुका है, उसके लिए भी लाइनों में लगना पड़ा हमारे किसान को। जैसे कि अभी बताया, गन्ने का रेट विधानसभा के अंदर हम सभी लोगों ने कितना कहा कि पंजाब की बराबर तो गन्ने का रेट कर दे। जिस वक्त हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसान को गन्ने का रेट मिला। ये कहते हैं सूरजमुखी उगाओ, तो किसान सूरजमुखी उगाता है। आज उसकी फसल के लिए लोगों को धरना देना पड़ रहा है। आप देखेंगे उस फसल को उगवा तो देते हैं, लेकिन ले लेने की बारी आती है तो जब ये अपनी बात को कभी भी अपनी बात को पूरा नहीं करते। हमारे यहाँ मिलों के अंदर वैसे तो कोई भी फसल जब किसान उगाता है, जब भी कितनी मुश्किलों से उगाता है, मौसम की खराबी से कितना नुकसान होता है किसान का, कभी भी समय पे उनको मुआवजा नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। और कैसी मुश्किलों के बाद जो मिल में उसमें लेके आता है मंडी में, तो कभी उसको रेट सही नहीं मिलता। कितनी कहते हैं, आज 1 तारीख को कहा था कि खरीदेंगे सूरजमुखी, लेकिन अब तक नहीं खरीद रहे फसल। तो ये अपनी किसी बात को, कभी भी जो वादा करते हैं उसको पूरा नहीं करते। आप देखेंगे हमारे यहाँ तो मिल है, उसमें सालों साल पिछली साल का अभी तक बकाया पड़ा। किसान क्या करेगा? 1 साल तक जब उसकी पेमेंट नहीं मिलती है, घर में बीमारी है, किसी की शादी है, किसी का कुछ है, मतलब ये सरकार किसी भी चीज में हम लोग बार-बार विधानसभा में उठाते हैं कि भाई इनको गन्ने की जो पेमेंट मिलती है समय पे दी जाए, लेकिन आज तक इस चीज पे कोई हमारे यहाँ पे हमारे में आप देखें मेरे यहाँ शुगर मिल है, हमारे किसानों ने इसमें पानी के अंदर बैठ कर, आप देखेंगे ऐसा सत्याग्रह कभी आपने देखा? जल के अंदर बैठ कर लोगों ने बना रखे हैं, उसमें मैसेज विरोध किया, लेकिन सरकार ने आज तक उनकी बात को नहीं सुना। जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, समय पे किसानों को गन्ने की पेमेंट भी समय पे मिली, और भी कभी भी मंडी में कोई दिक्कत हमारे किसान को आई नहीं, जितनी इस सरकार के अंदर आई। आज किसान की हालत बहुत ज्यादा खराब। जब से ये सरकार आई है, धरने पे ही हमारा किसान तो नहीं आए, तो तब तक थे इन्होंने तो 3 काले कानून ला करके किसानों की हालत और खराब कर दी थी। आप देखो 1 साल तक धरने पे बैठे रहे। पहले कहते हैं इस कानून को हम वापिस नहीं लेंगे, इतना जब 700 किसानों की जानें चली गई तब वापिस लिया। इनको मजबूरी में लेना पड़ा। तो ये किसान की सरकार की, बीजेपी सरकार की नीतियां बहुत खराब है। इनकी करनी और तकनी में बहुत ज्यादा फर्क है। जो ये कहते हैं कभी नहीं करते। तो और बाकी सारी बातें आप लोगों के सामने है कि सभी ने, हमारे सभी विधायकों ने आपको बताया। आज हमारे अन्नदाता की बहुत हालत खराब है, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। नमस्कार। अमित जी में और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमें तब देखने को मिलती है जिस समय हमारा किसान बीज लेने के लिए, खाद लेने के लिए, यूरिया लेने के लिए थानों में लगता है, और पुलिस प्रशासन जो है उस व्यवस्था को बनाने के लिए लगती है। पहली बार इस सरकार
कि हमारी बहन बेटियां बुजुर्ग जिनको घर में बैठना चाहिए था, वो हमने स्वयं, हमारे पास वीडियो है, थानों में टोकन लेकर यूरिया और खाद की किल्लत के लिए वो लोग जाती हुई नजर आई। और पहली बार प्रदेश में ऐसी दुर्दशा हुई है कि केस रजिस्टर हुए कि रेवाड़ी में, नूह में जो खाद के जो जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली थे या जो हमारे ट्रक थे वो लूट लिए गए, खाद की चोरी हुई, खाद की लूट हुई। फिर ये सरकार कहती है कि हम लोग बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं। हमारा तो आज केवल कहना यही है कि कृषि को सस्ता करने की बजाय, आय को दुगना करने की बजाय कृषि उपकरणों पर भी जीएसटी लगाया जा रहा है। महंगाई की मार झेलता हुआ हमारा कृषि प्रधान प्रदेश और देश डीजल और पेट्रोल सस्ता करने की बजाय उनको जो है कट्टे में जितना गेहूं या बीज या जो मिलना चाहिए था, बारदाना तक नहीं मिल रहा है, जो फसल बर्बाद हुई है उसके लिए कौन दोषी है? केवल और केवल अपने दोस्तों के लिए नए नए प्राइवेटाइजेशन करते हुए अलग वेयर हाउस बना दिए गए हैं। केवल इन्हीं शब्दों के साथ हम ये अनुरोध करना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि कृषि कानूनों का आखिर क्या हुआ, क्या न्याय मिला, या आज भी हमारा अन्नदाता न्याय की मांग में जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। उड़ीसा में रेल हादसा हुआ, उनके मृतकों को श्रद्धांजलि देते हैं और जो घायल है उनको जल्दी रिकवरी की शुभकामनाएं करते हैं। आज केवल किसान कल्याण, कृषि के बारे में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे संबंधित जो भी मुद्दे होंगे सबको जो है उठाए। सबसे पहले मामला है किसानों का। एक जुमला साबित हुआ जो प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि 15 अगस्त 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। ये बहुत बड़ा जुमला साबित हुआ। और दूसरा जुमला किसानों का, पहली ही बैठक में किसानों का कर्ज माफ़ी की बात कही थी और ये कहा था ये मेरी जिम्मेवारी है, मैं करूँगा। एक प्रधानमंत्री जिम्मेवारी से बात कहता है तो अब इश्यू बनता है कि क्या किसानों की आय दुगनी हुई। और तीसरा जुमला जो है स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी। ये सारी हालात में ये किसानों की हालात आमदनी दुगनी करने की बजाय यातना दुगनी कर दी, दुगनी से भी ज़्यादा, तकलीफ दुगनी से ज़्यादा दे दी इन्होंने। जो इस पर क्या महंगाई किसान के लिए सबसे पहले तो जीएसटी हर चीज़ पर किसान की, चाहे वो बीज हो, खाद हो, चाहे वो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हो, कोई चीज़ नहीं बख्शी। पहली बार ट्रैक्टर पर 28% जीएसटी, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पर 18% जीएसटी। मतलब जो किसान पर कभी नहीं हुआ था दुगनी करने की आय की बजाय। ये 10 लाख का ट्रैक्टर लेना पड़ता है किसान को तो 2,80,000 जीएसटी देने, 3 लाख के करीब जीएसटी देनी पड़ती। तो ये हालात है। और आज के दिन चाहे वो डीजल हो, चाहे खाद हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, डीपी हो, लेबर हो, सारी चीज़ें महंगी। आज ट्यूबवेल यदि किसान को लेना पड़ता है तो उसका खर्चा 3 गुना है। जो कांग्रेस सरकार में ट्यूबवेल का लेने का खर्चा, कनेक्शन लेने का खर्चा था, उससे अब 3 गुना खर्चा ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें, ये तो चीज़ें इन्हें महंगाई कर दी। लेकिन जो किसान की लाभ की चीज़ें थी, जो स्कीमें लाभ की थी, वो बंद कर दी। उन पर काम नहीं हो रहा, कुछ बंद कर दी, कुछ पर काम नहीं हो रहा। जैसे दादूपुर नलवी नहर थी, किसानों के फायदे की थी, उसको ख़त्म कर दिया। हांसी पुटाना ब्रांच की थी, उसका क्या हुआ? एसवाई पर क्या काम कर रहे? गन्नौर की अनाज मंडी की बात कर रहे। कब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर कांग्रेस राज में वहाँ कुछ डेवलपमेंट हुई थी, उसके बाद तक कहीं कोई पैसा नहीं लगा इसमें। गन्नौर और मसाला मंडी कुंडली में, गुरुग्राम में फूल मंडी, इंदौर, ये जो प्रोजेक्ट थे, जब तक किसानों के लाभदायक प्रोजेक्ट सरकार को लेने से इधर नहीं लाए तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अब कुछ स्कीमें ऐसी थी, जैसे बस डेयरी की स्कीम, डेयरी पर लोन की स्कीम थी। इनके किसानों का जो है
पशुओं की सरकारी बीमा बंद कर दिया, और इस प्रकार दुग्ध प्रतियोगिता बंद कर दी, बोनस देना बंद कर दिया। कि बहुत स्कीमें थी जो इन्होंने बंद कर दी, और ड्रिप इरिगेशन पर जो सब्सिडी थी वो बंद कर दी। और सबसे बड़ा गलत काम ये किया कि इसकी जो शेर जो जिन्नस थी किसान की, उस पर सीलिंग कर दी। इतना लेंगे, सरकार इतना खरीदेगी, इसे ज़्यादा नहीं खरीदेगी, बाकी को कहाँ ले रहे, डिस्ट्रेस सेल में। जैसे अब भावांतर भरपाई योजना है, अब उसमें आपने देखा बाजरे में, बाजरा सरकार ने खरीदना बंद कर दिया। अब यही हाल सूरजमुखी का, लोग आज सड़कों पे उतरे हुए। और एक डेयरी कहते बिकी है, वो भी 4400-4500 रुपये में बिकी है, 6400 रुपये उसका MSP है। MSP पर कोई चीज़ें खरीदी नहीं जा रही, मजबूरी की बात है। इससे किसान को बड़ा भारी घाटा हो रहा है। आज जब से ये सरकार आई है, इसने आयात तो कम कर बढ़ा दिया और निर्यात जो है कम कर दिया। किसान को फ़ायदा जब है जब किसान की जो पैदा की हुई चीज़ें बाहर निर्यात होंगी, उसका अच्छा भाव मिलेगा। लेकिन जब से ये सरकार आई है, उसके बाद से इन्होंने निर्यात ज़्यादा कर दिया, इसे किसान को यहाँ जो है भाव नहीं मिलता। तो ये किसके लिए? ये सिर्फ अपने कुछ चंद लोगों के फ़ायदे के लिए उन्होंने ऐसा किया है। और इसमें जो है कृषि वैज्ञानिकों के 2500 पद ख़त्म कर दिए इन्होंने। इस सरकार में आत्महत्या का आंकड़ा जो है 46% बढ़ा है। इस सरकार बीजेपी सरकार आने के बाद, ये प्रदेश की, देश की 40% बढ़ोतरी, देश की बढ़ोतरी, आत्महत्या में बढ़ोतरी हुई है। ये कृषि वैज्ञानिक देश का है, देश की है। तो आप जो भी घोटाले हुए, अब किसानों का जब भी घोटाला होता है, किसानों को नुकसान होता है। किसान के नाम पर दूसरे फायदा उठाते हैं। आपने देखा है प्रदेश में धान घोटाला हुआ, चावल घोटाला हुआ, सरसों खरीद घोटाला हुआ, पशुपालन विभाग का घोटाला हुआ, और इसमें 17 करोड़ की सब्सिडी किसान की जो है ये सरकारी आदमी खा गए। फसल बीमा योजना में घोटाले हुए, उद्यान विभाग का नकली क्लस्टर घोटाला हुआ, भावांतर भरपाई योजना में, ये मेरे पास है भिवानी का 13 करोड़ का था, एक ही जिले में है, उसमें 6 FIR दर्ज है। भावांतर भरपाई योजना में घोटाले हुए, मेरा पानी मेरे विरासत में घोटाले हुए, बीज निगम में घोटाले हुए। तो ये इतने घोटाले हैं, सबका रिकॉर्ड है। ये जो घोटाले आज जो किसान को फ़ायदा मिलना चाहिए, जो स्कीमें होती है, उनका फ़ायदा किसान को नहीं बल्कि और आदमी उठाते। जो ट्रेनिंग सिस्टम है इनका, वो कोई ट्रेनिंग नहीं। अब ट्रेनिंग में ये है, एक ही आदमी को इन्होंने दे दिया, किसानों को प्रशिक्षण नहीं मिला लेकिन उसकी पेमेंट होगी। ऐसी ऐसी स्कीमें हैं जहाँ अब इनका विदेश दौरे हैं, दूसरी स्टेटों के दौरे, ये कहाँ जाते हैं, कहाँ है ये सारा मामला, ये वो है। और इसलिए जो है आज हरियाणा में हर परिवार पर जो है 1,82,000 रुपये का कर्जा है हरियाणा में। और इसमें जो है ना उधारी में चौथे नंबर पर है जहाँ कृषि विकास की बात है। महाराष्ट्र में 18% है, 17.9%, लेकिन हरियाणा में -2.5 है। हरियाणा माइनस में है कृषि विकास के अंदर, क्योंकि यहाँ कृषि विकास में जो है कृषि के बारे में जो आय गिनते हैं तो उसमें पोल्ट्री है, फिशरीज है, पशुपालन है, डेयरी फार्मिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। लेकिन हरियाणा में इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, इसलिए ये माइनस के अंदर है। फसल बीमा योजना में 40,000 करोड़ रुपए का किसानों का पैसा चलेगा, वो कंपनियां फ़ायदा, ये कहते थे कि हम सरकारी बीमा करेंगे, सरकार बीमा करेगी, लेकिन 40,000 करोड़ रुपए का जो है वो कर दिया इन्होंने। किसान पर टोटल कर्ज 16,80,000 करोड़ रुपए है, लेकिन इनका कर्जा माफ़ नहीं किया, बावजूद इसके कि इस नाम से मोदी सरकार ने वोट ले ली कर्जा माफ़ी के नाम पे। अरे कर्जा माफ़ नहीं किया, एक पैसा एक अब किसान का कर्जा माफ़ नहीं होगा, लेकिन उद्योगपतियों का
11-12 लाख करोड़ रुपए ने एक बार माफ़ किया, 7-8 लाख करोड़ रुपए एनपीए हो गया, और भी बढ़ गया होगा एनपीए। तो इनका तो 20 लाख करोड़ के ऊपर जा लिया। इनको तो फायदा उद्योगपति तो है, किसान को कहते हैं हम कर्जा माफ़ नहीं करेंगे। तो देश का जो है कृषि आधारित देश है ये, तो किसान के साथ अन्याय हो रहा है। अब इसका खेती में रोजगार जो है, आज रोजगार जो है ज़्यादातर 41% लोग खेती पर डिपेंडेंट है, रोजगार खेती से मिल रहा है। बेरोजगारी जो बढ़ी हुई है वो दूसरे सेक्टर्स की सारी बेरोजगारी जो है आज देश में सबसे ज़्यादा, हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। तो ये बहुत ऐसी बातें हैं जो इस सरकार ने जो स्कीमें जो लोगों के किसानों की आय के लिए चालू करनी थी, लागू करनी थी, वो लागू नहीं की, और जो लाभदायक थी वो बंद कर दी। किसान के प्रति जो है उदासीन रवैया है, किसान की सुध नहीं ले रही सरकार। और हम जो है इस बात के लिए जो है सरकार की भर्त्सना भी करते हैं कि सरकार हैं कृषि कल्याण, किसानों के कल्याण के लिए क्या चल रहा है, क्या वायदे थे, उसको लेकर आज विशेष तौर से चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है, हमारा भारत देश और हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान देश और प्रदेश है। हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है हमारे किसान, हमारा अन्नदाता। उसी को लेकर आज चर्चा की। जैसा कि आदरणीय जगबीर मलिक जी ने, वरुण जी ने बताया कि किस प्रकार से वायदे किए गए और उन वायदों को पूरा नहीं किया गया। सबसे पहला वायदा केंद्र की सरकार की ने, राज्य की सरकार ने ये किया कि हम किसानों की आय को दुगना करने का काम करेंगे। जैसे ही सरकार बनी कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना कर दिया जाएगा। और हुआ क्या वास्तव में? देश में 3 काले कृषि कानून लाए गए, बिना लोकसभा में, बिना राज्यसभा में चर्चा किए, धक्के से वो पास कर दिए गए। उसके बाद हमारे किसान संगठन पूरे देश भर में आंदोलनरत हो गए, जिनको कि आंदोलन जीवी कहा गया। और दिल्ली के चारों ओर किसान संगठनों ने धरना देना शुरू किया। 1 साल से ज़्यादा ये धरना चला। देश दुनिया में इस बात की चर्चा हुई कि क्या बात है कि बहुत सोच समझकर बीजेपी की सरकार जो है 3 काले कृषि कानून लेकर आई है, और ये किसान संगठन और किसान हमारा क्यों धरना दे रहा है? क्या कारण है कि सरकार उनकी बात को सुन नहीं रही है? ऐसा क्या कारण है कि अपने दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसे कानून लेकर आए जिसमें कि चर्चा भी करना उचित नहीं समझा, और बहस के दौरान ही धक्का मुक्की करते हुए 3 काले कृषि कानूनों को पास कर दिया गया। और फिर उसके बाद स्थिति बनी, दिल्ली के चारों ओर हमारे किसान अन्नदाता धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए। हमारे बुजुर्ग किसान, हमारी माताएं बहनें वहां पर बैठी, और जो हाल चाइना बॉर्डर पर होना चाहिए था, जो बैरिकेडिंग पाकिस्तान के बॉर्डर पर होनी चाहिए थी, वो दिल्ली के चारों ओर बैरिकेड्स करके, कील लगा के, तारे लगाकर किसानों को दिल्ली में जाने से रोकने का काम इस सरकार ने किया है। 700 से ज़्यादा किसान हमारे इस आंदोलन के दौरान शहीद हुए। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने विधानसभा में इस बात को उठाया। हम लोग एक निंदा प्रस्ताव लेकर आए, हम सरकार के खिलाफ भी प्रस्ताव लेकर आए। हमने कहा कि जो किसान शहीद हुए हैं उनको शहीदी का दर्जा दिया जाए, लेकिन हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने उनकी मौत पर भी खिल्ली उड़ाने का काम किया, और मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर कहा किसी हाल में भी ये कानून वापस नहीं होंगे। कहा तो जा रहा था कि किसान मंडी की फसल को चाहे किसी भी जिले में ले जाए, किसी भी राज्य में ले जाए, देश के किसी भी कोने में ले जाए, लेकिन एक मंडी से भी दूसरी मंडी तक भी उसकी खरीद जो है सही ढंग से नहीं हो पाई। जब ये आंदोलन हुआ और लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के लोगों को गांव में नहीं घुसने दिया, शहरों में घुसने नहीं दिया, इनको कार्यक्रम नहीं करने दिए, तब सरकार ने कानून वापस लेने की बजाय किसानों के ऊपर सर फोड़ने के आदेश दिए। जो भी हमारा किसान अन्नदाता जहां पर धरना प्रदर्शन कर रहा था, चाहे टोल पर कर रहा था, चाहे दिल्ली कर रहा था, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करने का काम किया। तो आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से एक तो हम ये कहना चाहते हैं कि जैसा कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने विधानसभा में भी कहा कि हम इन किसानों को जिन्होंने शहादत दी है, 700 किसान और उनके परिवारों को हमने CLP की तरफ से भी कुछ मदद करने का प्रयास किया, और आने वाले समय में इन किसानों को शहीदी का दर्जा भी देंगे और साथ साथ में परिवार को नौकरी देने की भी हम लोगों ने
बात करने की काम की है। एक दिन देश के प्रधानमंत्री आते हैं क्योंकि चुनाव का समय था, कई राज्यों में चुनाव होने थे, राजनीतिक लाभ के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं और देश की जनता से क्षमा याचना करते हुए 3 काले कृषि कानून वापस लिए जाने की बात करते हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, चुनाव भी हो गए, सरकार बन गई या नहीं बनी, लेकिन किसान संगठनों के साथ ना कोई बातचीत हुई, ना ही उनका समाधान हुआ, ना ही मंडियों का विस्तारीकरण जो होना था वो हुआ। सभी को डर था कि मार्केटिंग बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा, सभी को डर था कि हमारी मंडियों को खत्म कर दिया जाएगा, सभी को ये डर था कि जो न्यूनतम समर्थन मिले, MSP जो मिलना चाहिए, वो सरकार ने जो वायदा किया था वो नहीं दिया। C2 फॉर्मूला प्लस 50% जो हमने कहा था कि केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने कि आय दुगनी होगी, दुगनी करने की बात तो अलग है। हरियाणा में तो सरकार अगर कोई चला रहा है तो पोर्टल सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितने घोटाले घपले हुए, हम सभी साथियों ने इस चीज का विरोध करके विधानसभा में इस मामले को उठाने का प्रयास किया कि आपने जो है निजी कंपनियों को, बीमा कंपनियों को लाभ देने के लिए इस तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपने ये शुरू की है। और जिन लोगों ने प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत अगर बीमा ले लिया और इस दौरान अगर उनकी फसल खराब हो गई तो सरकार ने एक और पोर्टल चलाया हुआ है, रजिस्टर्ड किसान। जो किसान रजिस्टर्ड होगा केवल उसकी फसल खरीदी जाएगी। तो फिर क्यों ढिंडोरा पीट रहे थे कि कृषि कानून के तहत कोई भी किसान कितनी भी फसल बोए कहीं भी बेचे। तो रजिस्टर्ड किसान के साथ भी अन्याय हुआ, पोर्टल चले नहीं। उसके बाद जो बेमौसमी बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, फसल खराब हो गई, जल भराव की वजह से ना ये फसल हुई, जो ये फसल हुई थी उसका मुआवजा नहीं मिला। जब हमने सरकार से, प्रशासन से अनुरोध करने का काम किया तो मुख्यमंत्री जी ने एक और पोर्टल की घोषणा कर दी, क्षतिपूर्ति पोर्टल। ना पहले वाला पोर्टल चला ना बाद वाला पोर्टल चला। मैं पूछना चाहती हूँ, क्षतिपूर्ति पोर्टल चलाने के बाद पोर्टल जब चले ही नहीं, सरकार की नीयत में ही नहीं है कि किसानों को उनकी खराब हुई, चाहे वो हमारी गेहूं की फसल थी, चाहे इस बार की हमारी सरसों की फसल थी, चाहे हमारी बाजरा की फसल थी, पोर्टल जब वो चले ही नहीं, CHC में जाकर लोगों ने धक्के खाए, किसान केंद्रों में गए, उनके पोर्टल चले नहीं। हम अपने विभिन्न गांवों का हमने दौरा किया, हमने कॉल अटेंशन लगाया विधानसभा में, हमने एडजर्नमेंट मोशन लगाने का प्रयास किया कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। उनको जो आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की जिनकी फसलों की बात कही थी, उनको तो उनकी लागत भी नहीं मिल रही है। और उसके बाद जब प्रशासन के लोगों ने किसानों के लिए पटवारियों को गांव में भेजना शुरू किया, विशेष तौर से जहां से कांग्रेस के विधायक हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ। हमारे यहाँ पर फसलों का खराबा 80 से 90 से लेकर 100% भी था। सभी के सभी आंकड़े और रिपोर्ट्स हमारे पास हैं इस समय। लेकिन सरकार ने धक्के से हमारे क्षेत्रों में जो मुआवजा था उसको 0 से 24 दिखाने का काम किया, जिससे कि हमारे जो किसान थे उनको उसका मुआवजा नहीं मिल पाया। हमारे किसान फिर से आंदोलन करने की कगार पर हैं, फिर से वो आंदोलन कर रहे हैं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, उसके बाद फिर उन्होंने कहा हम क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलेंगे, तब भी नहीं खोला। फिर कहा कि भावांतर भरपाई योजना के तहत जिस फसल को आप MSP में देने की बात कर रहे हैं, फिर आप भावांतर भरपाई में लेकर आ रहे हैं, जैसे सूरजमुखी की बात है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपने पोर्टल पे पोर्टल खोलना है और उसके बाद प्राइवेट एजेंसीज इस पोर्टल को चलाने का काम करती हैं, जब हम मंडियों में जाते हैं, जो किसान जिसका गेट पास कट गया उसकी फसल अंदर आ गई, आड़ती कह रहा है जो ठेके, आप इस बात की जांच कराएं, बहुत बड़ा घपला हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो ठेके जिन एजेंसीज को दिए गए थे उन्होंने स्कूटर तक का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। धोखा इतना बड़ा हुआ है, मंडियों में जो आवक हुई, चाहे वो गेहूं की थी चाहे सरसों की थी, उनको दाम मिलना तो दूर, जो मंडी में किसान ने फसल बेच दी उसके बाद वो आड़तियों का जो है, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ज्यादातर हरियाणा की मंडियों में सभी विधायकों ने भी दौरा करने का काम किया। एक भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का या JJP का आप दिखा दें जिन्होंने मंडियों में दौरा करके किसानों के टोल पे जाकर, मंडियों में जाकर दौरा किया हो, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया हो। उसके बावजूद भी मेरे पास ये आंकड़े हैं कि 40 से 50% तक ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से उठान नहीं हुआ और वो फसल पैदा हुई, मंडी में आई हुई, बर्बाद हो गई और वो खराब हो गई, जो कि फिर वो उसके बाद बांटने का उन्होंने काम किया। इन्हीं शब्दों के साथ केवल एक बात कहते हुए आदरणीय
मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही, जब हमने कहा कि हमारे पास प्रदेश में कई हजार एकड़ ऐसी भूमि है जिसमें जल भराव की वजह से बहुत ज्यादा फसलें नहीं हो पा रही हैं, कोई पर्टिकुलर उसका समाधान नहीं हो पा रहा है, तुरंत प्रभाव से उनकी सॉइल डिपार्टमेंट की तरफ से या कुछ भी ऐसी कार्रवाई माइक्रो इरिगेशन करके या ट्यूबवेल लगाकर उसका समाधान किया जाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर ये जवाब दिया और साथ ही में कृषि मंत्री जी ने भी मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े होकर कहा कि जो कृषि योग्य भूमि हरियाणा में नहीं है उसके लिए भी हमने एक और पोर्टल बना दिया है। मैं पूछना चाहती हूँ आपने आदरणीय मीडिया के बंधुओं से, ये पोर्टल पे पोर्टल और जब ये नेट नहीं चल रहा है, पोर्टल नहीं चल रहा है, तो हमारा किसान अन्नदाता कहाँ जाएगा? आप इस बात की भी जांच करें कि पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के बाद भी न फसलों के दाम मिल रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है 9 साल में कितनी तरक्की हुई पूरे देश में, एक चल रहा है ना प्रचार प्रसार 9 साल का, तो कम से कम मोदी जी विश्व गुरु होने के बावजूद भी 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर पाए कि नहीं कर पाए, इस पर भी तो कोई ना कोई स्टेटमेंट उसमें होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से उन तक पहुंचा देना, आप भाई दुगनी आमदनी तो नहीं हुई लेकिन आधी जरूर हुई है, क्योंकि फर्टिलाइजर के रेट बढ़ा के वापस पता कैसे लिए, 5 किलो डीएपी खत्म कर दी, 5 किलो यूरिया खत्म कर दी, कह दिया भाई रेट वही का वही। पेस्टिसाइड के रेट कितने बढ़े, तो इसके ऊपर भी इस 9 साल की प्रचार प्रसार में अरबों रुपया लगा रहे हैं मीडिया को खरीदने के लिए। तो उस सारे के अंदर इसका एक वाइट पेपर इशू होना चाहिए भाई किसान की आज के दिन हालत क्या है। मैंने नेशनल टीवी पे बहस में सुना है, न्यूज 24 पे, भाई किसान की एक दिन की दिहाड़ी 27 रुपये पड़ती है उसको, तो अगर किसी का 27 रुपये में रोटी पानी चलता हो तो उसको किसान की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, बाकियों को तो सबको करनी चाहिए। एक हमारे मुख्यमंत्री जी ने नया फार्मूला दिया था विधानसभा में, आपने सुना होगा कि किसान की बचत हम 45% आंकते हैं। अगर आप 4 लाख की फसल बेचोगे तो 1,80,000 आप किसान की आमदनी मानती है सरकार। तो मैंने विधानसभा में भी कहा था कि 40% में सौदा कर लो, 45 में से 5 हम छोड़ देते हैं। तो फिर भी सरकार आजकल प्रचार प्रसार जनसंवाद भी चल रहा है, तो जनसंवाद में तो हमारे को जाने नहीं देंगे, वहाँ पुलिस वाले चेक करके जाने देते भी बंदा अपना ही है कि नहीं है। तो आप मुख्यमंत्री जी को मेरे से तरफ से पूछना भी अगर 40% में सौदा हो तो हम तैयार हैं उसके लिए। और एक सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और बात है, 31 दिसंबर 2018 तक जो ट्यूबवेल कनेक्शन किसान ने अप्लाई किए थे उनकी फुल पेमेंट सरकार ले चुकी है, लेकिन अभी तक कनेक्शन नहीं मिले। अब पिछले 3 साल में ये 18 से आज कितने साल हो गए, अगले 5 साल का तो खाता ही नहीं खुला है। अगर मान लो किसी ने आज ट्यूबवेल लगाना है तो उसको कनेक्शन कब मिलेगा और कैसे फसल बोएगा। और इस बार बजट के अंदर क्या लिख दिया भाई, उसको तुरंत प्रभाव से कनेक्शन दिया जाएगा जिसकी 35 हार्स पावर की मोटर होगी। तो किसान से तो बाहर ही कर दिया इससे। 35 हार्स पावर तो इंडस्ट्री वाले की होती है, किसान की तो लिमिट 20 तक है। अगर थोड़ा बड़ा ट्यूबवेल लगाएगा कोई बड़ा किसान है तो वो 20 हार्स पावर की मोटर डालेगा, नहीं तो 15 और 20, 10 से लेके 20 के बीच में काम है। तो ये भी एक ठगी का काम है, इसका भी सरकार को जवाब देना चाहिए। और इसके अलावा एक और बात, ज़्यादा लंबा मैं समय नहीं लेता, आपका काफ़ी टाइम हो गया। एक साइलो सिस्टम चल रहा है, सरकार ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाली है भाई 3 जिलों में साइलो बनेंगे, मतलब अडानी जी बनेंगे। साइलो तो मतलब किसी सरकार ने तो बनाने नहीं। तो मेरी तो ये बात, मैं तो इसका पुरजोर विरोध करता हूँ।
अब भी एक डांड के अंदर कैथल जिले में एक साइलो बना हुआ है, 6-6 दिन वहाँ मंडियाँ बंद कर दी गई हैं आसपास। कानून तो वापस ले लिए, लेकिन मंडियाँ फिर भी बंद कर दी गई हैं और वहाँ पे लाइन लगाई जाती है और 6-6 दिन में किसान का नंबर आता है। और दूसरी बात, इसमें क्या खतरनाक चीज़ है, हरियाणा की ज़मीन फर्टाइल ज़मीन है जहाँ पे फसल होती है। अगर ये साइलो बनाने हैं तो जिनको गेहूँ चाहिए उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जहाँ पत्थर पड़े हैं वहाँ बनाओ ना, यहाँ बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों ज़मीन खराब करते हो? तो इसका भी हम विरोध करते हैं। ये सरकार जो है पूरी की पूरी फर्टाइल लैंड जो है वो इसलिए अडानी को दे रही है क्योंकि फसल तो यही होनी है, यहीं से सस्ती खरीद कर फिर उसका सौदा कर ले। जैसे सेब वाले हिमाचल में अडानी जी ने मार दिए ना, अभी तक वो पैदा नहीं हुए, बेचारा दोबारा जिंदा नहीं हुए। तो ऐसे ही हरियाणा के किसान को मारने की योजना जो सरकार बना रही है, इसका भी हम विरोध करते हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ये पोर्टल सिस्टम है, इसकी ही जांच करा लें भी किसकी जमीन किसके नाम चढ़ती है। राजस्थान के लोगों की जमीन हरियाणा वालों के नाम चढ़ी हुई है, हरियाणा वालों के पता नहीं कहाँ चढ़ी हुई है, मेरी जमीन किसके नाम है? पोर्टल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और एक खराबे का सिस्टम है, खराबा हाउस के अंदर डिक्लेयर किया जाता है कि आज से 3 दिन तक हम इसकी जांच कराएंगे, लेकिन सरकार ये बताए भी वो जो पोर्टल है वो कितनी देर खुला, वो खुलता ही नहीं। लोग फिरते रहते हैं और CSC में जाके बेचारे, वो खुले तो दे। इसके ऊपर भी पहले भी हमने ऐतराज किया था कि जब पोर्टल ही नहीं खुलेगा तो कोई शिकायत दर्ज कैसे करेगा। और अगर छोटी मोटी कोई बात हो, फसल जो खराबा होता है क्षतिपूर्ति वाला, तो कहानी ये क्या बना, भाई छोटा सा कोई आंदोलन हो जाए उस पर तो ड्रोन से सारी चीजें आ जाती हैं, तो क्षतिपूर्ति वाला भी ड्रोन से ले लो। और बीमे वालों की तो हालत ये है, हमारे यहाँ मंत्री जी गए थे ग्रीवेंसी कमेटी में, मैं भी चला गया उसमें, एग्जाम्पल के लिए बता रहे। तो वहाँ एक किसान आ गया, कहता जी मेरा ये ना बीमा हुआ है और मेरा खराबा नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा, मैं कंवरपाल जी थे, मैंने कहा मंत्री जी इसको खराबा तो मैं दवा दूंगा, आप मेरे को बीमे वालों का एड्रेस दिलवा दो DC। जिस आदमी ने बीमा किया है, आप एक मोटरसाइकिल का भी बीमा कराते हो, 4 बार फोटो खींचते हो उसकी, और किसान का बीमा बिना पूछे खाते से कट जाता है। मेरे को भी नहीं पता कि मेरा बीमा कद हो गया कद गया। तो DC ने ADC को कहा, ADC ने खड़े होकर ऑन रिकॉर्ड जवाब दिया कि आप इसका एड्रेस बैंक से पता कर लो जी, जिस बैंक ने आपके पैसे काटे। तो ये सरकार की व्यवस्था की हालत है। सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स करने की षड्यंत्र सरकार कर रही है कि देश के अंदर अफरा तफरी मच जाए। तो इस देश को बचाने के लिए आप लोग थोड़ी थोड़ी मदद करो। जय हिंद, जय भारत। 16 में माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि 2022 जो कि आज़ादी का 75वां वर्ष होगा, उसके अंदर किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। और साथ ही हरियाणा सरकार ने भी संकल्प लिया और अपनी कमर कस ली, और कमर कसने के साथ बिस्तरे भी बांध लिए। एक के बाद एक 18 देशों में गए, और उसमें से कुछ देश तो ऐसे थे जहां एक से ज़्यादा बार गए, जैसे कि नीदरलैंड्स में 3 बार गए, यूनाइटेड किंगडम में 2 बार गए, स्पेन के अंदर 2 बार गए, और फिर हरियाणा में किया क्या, किसानों की फोटोग्राफ
बैंकों में चिपका दी गई कि ये डिफॉल्टर हैं। ये काम किया। दादूपुर नलवी नहर डी नोटिफाई कर दी गई। हांसी बुटाना बंद कर दी गई। 80,000 से ज्यादा ट्यूबवेल कनेक्शन जारी नहीं किए। खरीद पर सीमा लगा दी गई, जिसके कारण आज किसान जब अपनी फसल बेचने के लिए मंडी में जाता है, ट्राली में अपनी फसल को वापस भी लाता है, बची हुई फसल को। ऐसा हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इनपुट कॉस्ट बढ़ाई गई। डीजल की कीमत आप देख लीजिए कहां पहुंची। जीएसटी लगा, चाहे पेस्टिसाइड पे, चाहे फर्टिलाइजर्स पे, चाहे फार्म एप्लायंसेस पे। खाद और बीज, ना तो उनकी गुणवत्ता की चेकिंग हुई, ना उनकी समय से उपलब्धता उसको सुनिश्चित किया गया। और जब मैंने विधानसभा में सवाल लगा के पूछा कि आज मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंतर्गत कितने किसान पंजीकृत हैं और उनमें से कितने किसानों की आय दोगुनी हुई है, उसके जवाब में बताया गया कि रबी जो सीजन था 2022-23 के अंदर 7,47,983 किसानों ने पंजीकरण कराया था। और कितने किसानों की आय दुगनी की गई? कहते हैं जी कि इसकी हमने जानकारी एकत्रित नहीं करी। भाई इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? इसकी जिम्मेदारी सरकार की ही तो थी। और ये भी एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि जो जवाब में जानकारी दी गई कि रबी फसल सीजन 2022-23 के अंदर तो किसानों की संख्या जिन्होंने पंजीकरण कराया वो 7,47,983 है, जबकि रबी 2020-21 के समय सीजन में जो किसानों ने पंजीकरण कराया वो 9,38,195 थे। यानी कि एक साल में रबी फसल के अंदर 1,90,212 किसानों ने पंजीकरण नहीं कराया। ये कहां गए? कहां चले गए? ये भी हमें हरियाणा सरकार से जवाब चाहिए। और ये सब गलत नीतियों के कारण जो आय दोगुनी होनी थी किसानों की, खर्चे दोगुने हो गए। और ये घोषणा भी एक जुमला बन गई, जो कि दुखद है। कांग्रेस पार्टी के समय में यदि हम बात करें गेहूं की, तो 2003-04 में एमएसपी 640 रुपए था, जो कि 2013-14 में 1400 रुपए हुआ। लगभग 118% की वृद्धि हुई थी। उसी प्रकार से जीरी के लिए 2003-04 में 560 रुपए एमएसपी था, जो कि बढ़कर 1310 रुपए हुआ था, जो कि 133% वृद्धि थी। और इस घोषणा के बाद, आय दुगनी करने की घोषणा के बाद अगर हम बात करें तो 2017-18 में गेहूं की एमएसपी 1625 थी, जो कि अब 2015 है। 24% मात्र वृद्धि की गई। और उसी प्रकार से जीरी के अंदर 1550 एमएसपी था जी 17-18 में, जो कि अब 2040 है। 31% वृद्धि हुई। भी कांग्रेस के समय में 133%, 118%, और आज नाम मात्र वृद्धि की गई है। और इनपुट कॉस्ट जो हैं वो कई गुना बढ़ी हैं। ये जानकारी आपके साथ साझा करनी थी। आपका धन्यवाद। सभी पत्रकार जो फसल खराब हुई थी, ये जो कॉमर्स के एमएलएस के क्षेत्रों में कम बटा मुआवजा, उसमें जाना 0 से 24 तक दिखाया गया, वो क्या इशू है? ऐसा है हमारे उसमें जो है ना, जैसे आप लोहारू में देखोगे, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में लोहारू एरिया में देखोगे, वहाँ मुआवजा कितना मिला किसानों को?
और मेरे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का मैं बताता हूँ, 27 करोड़ में से सिर्फ 4 करोड़ 25 लाख रुपए मिला है। 4 करोड़ 27 करोड़ का नुकसान है, बाकी दिया नहीं इन्होंने। अब वो मैच करेंगे मंडियों में कितना गेहूँ आया कितना नहीं आया कैसे हुआ, लेकिन 4 करोड़ दिया 27 करोड़ में से। एक सोनीपत 4 करोड़ दिया, और वो भी असेसमेंट भी गलत की है। जो 50% था उसको कम दिखाया है, और उनका जैसे 25% खराब हो उसको 24 दिखा दिया। जानबूझ के गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन होती है, अब मुआवजा कम देना पड़े उनको नीचे देखा, क्योंकि फसल खराबा अगर 25% से नीचे है तो खराबा देना नहीं पड़ेगा। खराबा नहीं दिया जाता। अगर उससे ज़्यादा है तो जहाँ भी हमारे क्षेत्रों में विशेष तौर से हमने पर्सनली विजिट किया है, हमारे पास आंकड़े हैं जहाँ पर जिस समय पटवारी 50 से 54% लिखता है, लेकिन अल्टीमेटली जब वो डाला जाता है तो वो 0 से 24 के बीच में कर देते हैं और उनको फसल खराबा नहीं मिलता। और इसके साथ साथ में उसकी लिमिट भी कर रखी है, केवल चाहे कितनी भी फसल हो 5 एकड़ पे ही मिलेगा। केवल मात्र फसल चाहे सारी खराब हो गई हो आपकी, 5 एकड़ से ज़्यादा किसान को फसल खराब का मुआवजा नहीं मिलेगा। और जहाँ तक मुझे समझ में आया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अगर किसी ने बीमा करवा रखा है और उसकी फसल खराब हो गई तो उसको भी क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से जो है वो उसके पोर्टल का मुआवजा जो है वो नहीं देंगे। इसमें तो मुआवजे में तो बहुत ऐसे हैं, कितने पेंडिंग केसेस पड़े हैं, लोगों के रिजेक्ट कर देते, नाम गलत है उसका, ये गलत है, इस वजह से भी बीमा कंपनी रिजेक्ट करती है। बहुत लोग रिजेक्ट कर दिए, बीमा कंपनी बहाने ढूंढती है। इसमें किसान का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। यदि जब ये असेस करें, देखें इसको देना है नहीं देना है, डिस्प्यूट है, तो वहाँ किसान का प्रतिनिधि होना चाहिए, सरकार का प्रतिनिधि होना चाहिए। एक तरफा जो है बीमा कंपनी जो फैसला कर देती है, इसका रिजेक्ट कर दिया। सारा कुछ ऑनलाइन प्राइवेट कंपनीज हैं जो इसको हैंडल कर रही हैं। जब हम उच्च अधिकारियों से इस विषय में बात करते हैं तो उनको वो कहते हैं जी पोर्टल ऑपरेट करने के लिए कोई कंपनियों को ठेका दे रखा है जो इनका IT सेक्टर। अच्छा, वो लोग जानते ही नहीं है ज़्यादा सा। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि मंडियों में इस तरह से उन्होंने ग्रीवेंस सेल भी बना रखे हैं, लेकिन उनको भी ऑपरेट इनके अधिकारी ना करके प्राइवेट IT कंपनियां करती हैं। कंपनियां करने की वजह से जो है किसानों के साथ और बहुत सारे और भी विभाग हैं जिनमें इस तरह की दिक्कतों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने घोषणा की हुई है 72 घंटे के अंदर अंदर हम किसान की पेमेंट जो है उसके खाते में डाल देंगे। 2 महीने हो गए, आज तक भी 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, चाहे गेहूं की हो चाहे सरसों की, पिछली बाजरे की खरीद का भी अभी तक किसान के खाते में उसका पैसा नहीं आया। इसमें किसान को एक और प्रॉब्लम है, ओलावृष्टि का नुकसान जो है वो कई दिन के बाद पता लगता है, फौरन नहीं लगता। लेकिन ये कहते हैं इतने घंटे में पोर्टल पर रजिस्टर कराओ, वो रजिस्टर नुकसान होता नहीं, बाद में नुकसान होता है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं। इस प्रकार की बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इनका सोल्यूशन सरकार को देखना चाहिए। सरकार किसानों पर ध्यान दे और इन गरीबों का कर्जा माफ़ी जो है ना, जो इनका कर्जा है, ब्याज है, इनको माफ़ करें। आप यही और कोई ये मौलाना जी बताएंगे, वरुण जी आपको ये बड़ी जैसे कि